हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ऐसी पाठशाला जो आपको 100% सक्सेस दिलाने वाली है। तो जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि वो भी यहाँ पर पढ़कर अपनी सक्सेस को 100% श्योर करें। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आई है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी पूरक पुस्तिका है कृतिका भाग 2। इसका तृतीय अध्याय है मैं क्यों लिखता हूँ। आखिर ये कौन है जो बोल रहे हैं मैं क्यों लिखता हूँ। इसका आज हम वन शॉट रिवीजन लेकर आए हैं और ये जो मैं शब्द हैं ये हैं फेमस राइटर हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इन्होंने लिखा है कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। ये एक साइंस स्टूडेंट रहे और किस तरीके से जब जापान में हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट हुआ तो उसको लेकर इनके मन में जो भाव उत्पन्न हुए वो उन्होंने दो तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किए। इस पूरी कहानी को हम इस तरीके से देखिए समझते हैं। जब हम कोई घटना कहीं पर पढ़ते हैं या समझते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में है या हम लोग टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं या इंटरनेट पे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, कोई भी न्यूज़ है, जब हम उसको देखते हैं तो हाँ एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन होता है, हम ज़्यादा उसमें डीपली जाते नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पर ये सारी घटना घटी थी हम उस जगह पहुँच जाएं तो वहाँ पर हो रही सारी घटनाओं को हम बहुत डीपली फील कर पाते हैं। यही अज्ञेय जी के साथ हुआ। इवन मैंने भी इस चीज़ को फील किया जब केदारनाथ हम गए। केदारनाथ का जो फ्लड आया था उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। वहाँ हम लोगों ने सब चीज़ें टीवी में देखी, न्यूज़ में पढ़ी, कितने सारे लोग मरे, क्या क्या हुआ। लेकिन जब मैं खुद केदारनाथ गई उस फ्लड के बाद में करीबन 4-5 साल बाद, तो वहाँ पर आज भी उस फ्लड के निशान हैं। जो गाड़ियाँ नीचे खंदक में गिर गई थी, जो पुल बह गए थे, उनके अवशेष आज भी आपको नदियों में बहे हुए मिलेंगे। केदारनाथ में भी आपको अभी भी पीछे से आया हुए फ्लड के निशान मिलते हैं। तो मतलब एक खबर जो हम पढ़ते हैं उसका रिएक्शन हमारे ऊपर इतना डीपली नहीं होता। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम उसको बहुत ही डीपली महसूस कर पाते हैं। अज्ञेय जी ने जब हिरोशिमा में हुए परमाणु विस्फोट के बारे में पढ़ा तो वो शायद उसके बारे में एक लेख लिखने के लिए सक्षम थे, क्योंकि जब हम लेख लिखते हैं तो हम बहुत सारे फैक्ट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। लेकिन एक कविता एक हमारे अंदर से आती है, मन के भावों से जब टच करती है तब हम उसको पूरा टच होकर लिख पाते हैं। और अज्ञेय जी ने इस पूर्व पर जब कविता लिखी, इस विस्फोट पर जब कविता लिखी, कब लिखी? जब वो खुद हिरोशिमा गए और वहां पर पीड़ित लोगों को देखा, पत्थर पर बनी हुई ये एक जले हुए आदमी की छाया को देखा, तब वो इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वापस भारत में आकर जब वो ट्रेन में बैठे थे तभी उन्होंने उस पर कविता लिख दी। तो इस पूरी जो जितना भी मैंने आपको बताया, इस सवाल का जवाब ही वो ढूंढ रहे हैं। आखिर मैं क्यों लिखता हूँ? कोई भी कवि या लेखक क्यों लिखता है, इन्हीं पर चर्चा होगी इस पाठ में। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है लिखने के लिए प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है। कोई भी चीज़ लिखने के लिए हमारे अंदर इंस्पिरेशन कैसे आती है। लेखक उस पक्ष को अधिक स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाता है जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखता है। जैसे कि मैंने बताया, कोई चीज़ अगर हम बहुत ही ज़्यादा पास से देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं। लेखक विज्ञान के छात्र थे, यानी कि साइंस से। लेखक ने जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुना था। यानी कि जो परमाणु विस्फोट हुआ था, दो जगह हुआ था ना, आपको याद होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात हिरोशिमा की गई है। जब वह जापान गए तो वहां एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया को देखा, तो उस रेडियोधर्मी के विस्फोट की भयावह रूप में ये उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होने लगा। और उस याद को लेखक ने भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसे कविता के रूप में उतारा। अब देखिए क्या हुआ, जब वो हिरोशिमा गए तो वहां पीड़ित जो लोग थे उनको तो उन्होंने देखा ही, लेकिन उन्होंने देखा कि एक पत्थर था, ठीक है, एक मतलब ह्यूमन साइज का पत्थर था। उस पत्थर के ऊपर काली छाया थी एक आदमी की।
तो उनको समझ नहीं आया, तो उस पे नीचे लिखा हुआ था कि इस पत्थर के सामने जब आदमी खड़ा हुआ था उसी समय परमाणु विस्फोट कर दिया गया। वो आदमी पूरी तरीके से राख में बदल गया और उस राख की छाया उसके पीछे पड़े हुए पत्थर पर एज इट इज, जैसे आदमी के जैसे है ना आउटलाइन हम लोग होती ना, तो ये पूरी बॉडी वहां पर काली हो गई, छप गई जाकर उस पत्थर पे। तो सोचिए वो विस्फोट कितना भयानक होगा कि आदमी पूरी तरीके से राख में बदलकर उस पत्थर पर जाकर चिपक गया। तो उस भयानकता को उन्होंने महसूस किया और वापस भारत आकर उस भयानकता के ऊपर कविता को भी लिखा। लेखक मैं क्यों लिखता हूं को उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं स्वयं जानना चाहता हूं। वो क्या कहते हैं, इस पाठ का नाम ही है मैं क्यों लिखता हूं। तो उन्होंने ये पाठ इसीलिए लिखा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि मैं आखिर लिख क्यों रहा हूं। होता ना, हम बहुत सारे काम करते हैं, हम अपने दिन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी काम के लिए आपसे रीजन पूछा जाए तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आखिर मैंने ये काम किया क्यों है। तो लेखक भी इसी रीजन को जानना चाहते हैं कि आखिर मैं लिख क्यों रहा हूं। बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकता हूं, यानी कि जब तक मैं नहीं लिखूंगा मैं नहीं जान सकता। लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक अपने अभ्यंतर विश्वसता को पहचान सकता है। यानी कि क्या है, आभ्यंतर यानी कि अंदर की, विवशता यानी कि क्या हमारे अंदर मजबूरी है, इसको हम तभी पहचान सकते हैं जब हम लिखेंगे और लिखकर ही उसे मुक्त हो सकते हैं। और जब हमारे अंदर की जो विवशता हम किसी को बता नहीं सकते, जब हम लिख देते हैं तो एक तरीके से अंदर जो हमारे मन के बोझ है हम उससे मुक्त हो पाते हैं। इसीलिए वह लिखता है। लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई ना कोई कारण होता है। इतने सारे लेखक हैं, कवि हैं, उन सभी के पास लिखने के लिए कोई ना कोई कारण होता है कि आखिर वो लिख क्यों रहा है। कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता में लिखते हैं। कुछ किस लिए लिखते हैं, कुछ इसलिए लिखते हैं ताकि हमें प्रसिद्धि मिले, कुछ इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपने अंदर का जो प्रेशर है, जो भाव है, उनको हम रिलीज कर सके, इसलिए लिखते हैं। कुछ ख्याति मिल जाने के बाद तो बाहर की व्यवस्था में लिखते हैं और संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक विवशता से लिखते हैं। तो यहाँ पर कई रीजन दिए उन्होंने। कुछ लिए लिखते हैं कि उन्हें प्रसिद्धि मिल सके, कुछ अपने अंदर की विवशता को व्यक्त करने के लिए लिखते हैं, कुछ लिखते हैं संपादकों के आश्रय से, यानी कि जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं इनके आग्रह पे लिखते हैं कि नहीं प्लीज सर कुछ लिख दीजिए हमारे पेपर के लिए, हमारे मैगजीन के लिए, रिक्वेस्ट करते हैं तो लिखते हैं। कुछ प्रकाशक के तकाजे से लिखते हैं। प्रकाशक यानी कि जो पब्लिकेशन होता है वो पैसे भाई उनका पैसा बकाया है या कुछ भी है, इस वजह से कहते हैं कि आप लिख दीजिए तो आपका पुराने का हिसाब बराबर हो जाएगा, इसलिए लिख दीजिए। कुछ आर्थिक आवश्यकता से लिखते हैं, भाई हर किसी को अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उस पैसे को पाने के लिए लिखते हैं। तो इस तरीके से हर इंसान को लिखने की कोई ना कोई रीजन होता है। कुछ अभ्यंतर प्रेरणा से लिखते हैं, यानी कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हम दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, इसलिए लिखते हैं। हर एक रचनाकार या लेखक यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहरी दबाव की। यानी कि जो भी लेखक, बाहरी दबाव का मतलब आप समझ गए ना, आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, हमारी पैसे की हमें ज़रूरत हो सकती है, किसी का आग्रह हो सकता है, प्रकाशक है, संपादक है, इन सारी चीज़ों लोगों के जो दबाव होते हैं, एक प्रेशर होता है कि नहीं हमें पैसा चाहिए इसलिए आप लिखो। दूसरा होता है अंदर की विवशता, यानी कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी को बयां नहीं कर पा रहे तो हम लिखते हैं, या हमारे अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती हैं तो हम लिखते हैं। तो ये दो तरीके से हैं, एक बाहरी दबाव, एक अभ्यंतर प्रेरणा। दो कारण से लेखकों को लिखना होता है। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं सकते। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे लेखकों के बारे में बात करी है, जब तक उनके ऊपर बाहरी प्रेशर नहीं पड़े तब तक वो नहीं लिखते। उनके अंदर व्यवस्था चाहे जितनी हो, चाहे जितनी क्वालिटीज हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्यों लिखते हैं? जब तक आपको बाहर से कोई प्रेशर नहीं देता, यानी कि जब तक आपके ऊपर पैसे का तकाजा नहीं पड़े, बाहर से कोई रिक्वेस्ट नहीं करे, तब तक नहीं लिखेंगे। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे सुबह नींद खुल जाने पर भी बिस्तर पर तब तक पड़े रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए।
अब इन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण के साथ इन्होंने किया है। मॉर्निंग में हो सकता है आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो कभी कभी, वैसे तो नींद सुबह की बहुत गहरी होती है, उठने का बिस्तर से बिल्कुल मन नहीं करता है। अब सुबह मान लीजिए आपने 5 बजे का अलार्म लगाया, आपकी आंख खुल गई 4:30 बजे। 4:30 बजे से लेकर आप 5 बजे तक अलार्म बजने का इंतजार करोगे मगर बिस्तर नहीं छोड़ोगे। तो यही लेखकों के बारे में होता है कि उन्हें पता है हमें लिखना है लिखना है लिखना है, लेकिन लिखते नहीं हैं तब तक जब तक कोई आकर उनको प्रेशराइज नहीं करे नहीं कि आपको लिखना है। तो वो अलार्म हमारे ऊपर बिस्तर से उठ जाने का प्रेशर देता है। मेरी नींद खुल चुकी है लेकिन उसके बावजूद हम बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अलार्म बजने का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हुए बिना उसे सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ से संबंध जुड़ा रहे। यानी कि क्या है, उन्होंने इसे एक प्रैक्टिकली चीज को माना है कि हम इस पूरे जो हमारा जीवन है उससे जुड़े रहें, इसलिए वो बाहरी दबाव को ज्यादा महत्व देते हैं। लेखक कहता है उसे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप ही उठ जाता है, अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं। अब लेखक ने ऐसे आलसी जीवों के बारे में तो बता दिया, ठीक है, लेकिन लेखक अपने आप को उस कैटेगरी से अलग रखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जागने के लिए अलार्म बजने का इंतजार नहीं करना पड़ता, मैं अपने आप समय से जग जाता हूं और उठकर अपने सारे कार्य करता हूं। अर्थात उन्हें लिखने के लिए किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने मन के भावों के उद्गार के रूप में ही लिख लेते हैं। भीतरी विवशता क्या होती है इसका वर्णन करना कठिन है, यानी कि अंदर का हमारा प्रेशर क्या है, किस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, क्या है ये चीज। हम हर किसी के अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, तो इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि अंदर की विवशता क्या है। इसे समझाने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। अब अंदर की विवशता को वो समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, इसीलिए रेडियो धर्मिता का क्या प्रभाव होता है इन सब का मुझे पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान है। तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे आप लोग में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस स्टूडेंट होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि रेडियो धर्मिता अर्थात परमाणु रिएक्शन का क्या मतलब जो रेडिएशन का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, आप सभी को अच्छे से बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे कि हमारे लेखक को भी पता है। तो जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तो उन्होंने समाचार में पढ़ा, उसके प्रभावों का प्रमाण भी सामने आ गया। अब देखिए, जब हिरोशिमा पर परमाणु अटैक हुआ तो भारत के अखबारों में भी इसके बारे में खबर छपी। अब जो लोग रेडिएशन के बारे में जानते हैं वो ये जानते होंगे कि जब अणु बम विस्फोट हुआ होगा तो सिर्फ उस टाइम नहीं, उसके बहुत सालों बाद तक भी इसके रिएक्शन आते रहते हैं। इवन ये भी है कि आज तक आते हैं। तो यही चीज़ वो उन्होंने बोला कि जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मैं ये भी जानता था कि इसका क्या रिएक्शन होगा, और ये सारी चीज़ें पेपर में छपकर सामने आने भी लगी। विज्ञान के इस अनुचित प्रयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह हुआ और लेखक ने लिखा भी, पर लेख में अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। अब इस लाइन को समझिए क्या होता है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि जब हम कोई चीज़ कहीं पढ़ते हैं तो हम उसमें इतना डीपली जा नहीं पाते। हम क्या करते हैं, भाई ये ऐसा हो सकता है, वो वैसा होगा, या ये ऐसा हुआ होगा, जब विस्फोट हुआ होगा तो बहुत बड़ा हुआ होगा, फिर ये होगा। लेकिन हम अगर उसके रिएक्शंस के बारे में भी जानते हैं, उसके इम्पैक्ट के बारे में भी जानेंगे, सब कुछ भी जानेंगे, तो हम उसके बारे में लेख लिख सकते हैं। यानी कि जो जो चीज़ें हैं क्योंकि हम सारी चीज़ें जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं, तर्क जानते हैं, फैक्ट्स जानते हैं, सब कुछ हम चीज़ें जानते हैं, तो उसके बारे में लिखना कोई मुश्किल नहीं है, तो हम लिख देंगे। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या अनुभव किया, क्या दर्द हुआ उनको, क्या चीज़ें उन्हें बाद तक पीढ़ियों तक फेस उन्होंने करी, ये सारी चीज़ें हम नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि जब तक हम उनसे जाकर मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक हम उस सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो चीज़ है ना, एक लेख लिखने के लिए सिद्धांतों और तर्कों और फैक्ट्स ही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। लेकिन कविता लिखना कुछ अलग चीज़ है, क्योंकि कविता भावनाओं पर डिपेंड होती है, ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि लेख में अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है, यानी कि जो चीज़ें हमें पता है
वास्तविकता हम उतनी दे पा सकते हैं। अनुभूति यानी कि हमें जो ज्ञान है हम उस पर लिख सकते हैं, वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। यानी कि बुद्धि, जो अनुभूति होती है वो क्या होती है, बुद्धि के पकड़ से कहीं आगे की बात होती है। इसीलिए मैंने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को भी फील नहीं किया था। जब तक हमारे अंदर फील नहीं आएगा, भावनाएं नहीं आएंगी, तब तक कविताएं निकल के नहीं आएगी। तो उन्होंने लिखा, पर क्या लिखा, लेख लिखा। क्यों? क्योंकि तब तक उसे वो डीपली पकड़ नहीं पाए थे। लेखक बताते हैं कि युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे। अब इनको एक और पुरानी बात याद आई, बहुत समय पहले की, प्रथम विश्व युद्ध की शायद बात है, कि लोगों को मछलियां खानी थी, सैनिकों को मछलियां खानी थी, तो वो क्या करते थे, ब्रह्मपुत्र नदी में बम गिरा देते थे। बम गिरने से क्या होता था, बहुत सारी मछलियां मर जाती थी और उनको जो पकड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, मछलियां लेते और पकाते। अब ये सोचिए, आप कितनी मछली खा लोगे, 1 खा लोगे, 2 खा लोगे, 4 खा लोगे, 5 खा लोगे, पकड़ के मार लो। लेकिन एक बम गिराने में कितनी हजारों मछलियां मर जाती हैं, हजारों मछलियां मर जाएंगी ना। खानी आपको 10-12 मछलियां हैं और आप मार हजारों मछलियां रहे हो। तो ये चीज उनको पुराने समय की याद आई, जिसको उन्होंने यहाँ पर लिखा। क्या लिखा, जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उसे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का कुछ ना कुछ अनुभव कर सका। अब उन्होंने उस ब्रह्मपुत्र नदी में हुई घटना को अणुबम जब गिराया गया उससे सिमिलर किया। कैसे सिमिलर किया कि इन्होंने ये बोला कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध था, अमेरिका को अपनी विजय दिखानी थी, तो भाई लड़ते, आप फ्रंट पे लड़ते, आप बॉर्डर पे लड़ते ऐसे। लेकिन अणु बम गिराने से क्या हुआ, आप एक जगह पर अपना कब्जा चाह रहे थे, उससे जीत चाह रहे थे, वहां पर आपने गिराकर सैकड़ों लोगों की जान ले ली। और सिर्फ जान ही नहीं ले ली, पीढ़ियों तक उसका इम्पैक्ट रहा। तो मतलब ये क्या हुआ, ये जीव का अपव्यय था, जहां मछलियां जितनी आपको चाहिए थी उससे ज्यादा आपने मार दी, एक प्राणों का बेफजूल आपने क्या कहते हैं लोगों की जान ली। उसी तरह अणु बम गिराकर भी यहाँ पर बेफजूल लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ली गई। लेखक कहते हैं कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात करती है। अनुभव घटना यानी कि कोई चीज होती है जिसको हम फील करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम फील करते हैं, बहुत सारे हमारे सामने दिन भर में आप समझ लो 50 खबरें आती हैं, लेकिन किसी एक चीज से आप अपने आप को ज्यादा प्रभावित महसूस करोगे। कोई एक ऐसी खबर होगी जिसमें आप अपने आप को ज्यादा प्रभावित महसूस करोगे, हर एक खबर से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाओगे। तो वही चीज उन्होंने बोली है कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात करती है। लेकिन कोई ऐसी एक घटना होती है जिसको आप अपने अंदर तक महसूस कर पाते हो, अपने अंदर तक उतार पाते हो। जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियो पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा और सब देखकर तत्काल कुछ नहीं लिख सका। कहने का मतलब क्या है, पहले तो जब हिरोशिमा पर बम गिरा तो मैंने उस समय लेख तो लिख दिया, लेकिन उन सारी चीज़ों से मैं अपने आप को इतना रिलेट नहीं कर पाया। लेकिन जब हम हिरोशिमा गए, वहाँ के अस्पतालों में गए, तो वहाँ हमने देखा कि कितने लोग कष्ट पा रहे हैं। क्योंकि भाई जो रेडिएशन होता है वो सिर्फ मेरी बॉडी पर नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट आगे तक पड़ेगा। क्या होता है, उसकी वजह से स्किन में बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फिर जैसे छोटे बच्चों को हुआ, फिर जो लेडीज़ को होता है, उनकी आने वाली जनरेशन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर कन्वे हो जाती हैं। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन्होंने जब अस्पतालों में जब उस रेडिएशन से प्रभावित लोगों को देखा तो उस समय वो इतना ज़्यादा अपने आप को डीपली उन्होंने हर्ट महसूस किया कि वो भावनाओं में इस तरीके से उधड़-गुन हो गया था कि वो उस समय कुछ भी लिख नहीं पाए थे। एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे, अब हिरोशिमा की ही बात हम कर रहे हैं, तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी उजली छाया देखी। समझ में आया, जो पत्थर वाली मैंने बात आपको बताई थी कि पत्थर पर आदमी की छाया बनी थी, कि वो छाया की बात हो रही है। उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा, यानी कि एक आदमी पल में राख बन जाए तो सोचो उस अणु बम का क्या असर हुआ होगा वहां के लोगों पर। हम सिर्फ इस चीज की कल्पना मात्र कर सकते हैं।
उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया। लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे अणु विस्फोट मेरे अनुभूति पक्ष में आ गया और एक अर्थ में वह खुद हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी कि जब उन्होंने उस पत्थर को देखा तो वाकई वो उस समय इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए, उन्हें लगा कि जब ये अणु बम फूटा होगा तो उस समय मैं भी वहीं पे था। यानी कि वो इतना ज़्यादा दर्द अपने अंदर महसूस कर रहे थे। इसी से ये सहज विवशता जागी। यानी कि जब हम अंदर से, अब उनके अंदर क्या हुआ, अब भावनाओं का सैलाब उठ रहा है, अब वो अंदर से विवश हो रहे हैं लेखक हमारे। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। अब भीतर की जो भावनाएं थी वो बौद्धिक स्तर पर पहुंची, संवेदनाओं में बदली। अब भावनाएं उनकी क्या उमड़ी, अब कहते हैं ना, जब हम कोई चीज महसूस करते हैं, मान लीजिए अगर आप डॉग लवर हो, सपोज इसको हम ऐसे समझाते हैं, अगर आप डॉग लवर हो तो स्ट्रीट पे आप बहुत सारे डॉग्स को देखते हो। ठंड के समय अगर आप जाते हो तो देखते हो कैसे डॉग्स आपस में घुमड़ के बैठे रहते हैं, तो आपको बहुत दया आती है। ठीक है, आपको अगर ऐसे बोला जाए हाँ भाई ठंड है, जानवरों के लिए बड़ी तकलीफ दे समय होता है, बहुत मुश्किल होता है, हाँ बात सही है, हम भी हाँ मिलाएंगे, एक दो तर्क दे देंगे, हो जाएगा काम खत्म। लेकिन जब हम एक्चुअल में वो चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है उफ क्या लाइफ है जानवरों की। तो हम किसी ना किसी तरीके से उन्हें कहीं पे बोरी पड़ी है या कुछ पड़ा है, हम कुछ शेल्टर देने की उन्हें कोशिश करते हैं। तो हमारे अंदर बहुत संवेदनाएं जागी, फिर हमने उस पर रिएक्ट किया, उनको जो है कंबल दिया या कुछ फूस या घास लाकर दी जिस पे वो बैठकर अपने आप को गर्म कर सके। तो वही चीज़ें हुई, उन्होंने क्या हुआ कि भीतर की आकुलता बढ़ी हमारे बुद्धि स्तर तक, हम अंदर से इतना ज़्यादा इमोशनल हुए कि बौद्धिक स्तर पर हमारे बढ़े, तो हमने उसको लाकर कंबल दे दिया। अब संवेदनाएं क्षेत्र में आ गई, तब हमें ये लगा कि नहीं, हमें ऐसे लोगों के साथ कुछ करना चाहिए, ऐसे डॉग्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ ठंड के टाइम हमें कुछ शेल्टर होम्स बनाने चाहिए जहां पर इन डॉग्स को रखा जा सके। तो हम उस पर भी काम करते हैं फिर। और एक दिन अचानक उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। अब हमारे कवि तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो जब उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तो उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख दी। इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखा, क्योंकि उस समय जो चीज़ें उन्होंने देखी उससे वो इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए कि अपने आप को स्टेबल करके कविता लिखने के स्तर तक आने में उन्हें टाइम लगा। और ये टाइम उन्होंने हिरोशिमा से भारत तक का सफ़र तय किया, और भारत में जब वो ट्रेन में बैठे थे तभी उन्होंने बैठे बैठे वो कविता लिख डाली। ये कविता अच्छी है या बुरी इससे कोई भी मतलब नहीं, मगर क्या बस हमने अपने मन की फीलिंग्स को निकाला है, बस ये चीज़। तो इस तरीके से अज्ञेय जी ने इस पूरे पार्ट में हमें व्यक्त किया कि आखिर कोई व्यक्ति किस तरीके से लिखता है। तो कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, तो वो अपने अभ्यंतर विवशता के कारण लिखता है या बाह्य दबाव के कारण लिखता है। इन दो चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें व्यक्त किया है। उदाहरण दिया है हिरोशिमा का और ब्रह्मपुत्र में गिरे बम से जरिए से। तो ये पार्ट हमने फटाफट आपको यहाँ पे समझा दिया, क्विक रिवीजन हमारा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो आपका इसी चैप्टर का आएगा वो रहेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। तो रेडी रहिएगा, सेम इसी प्लेटफॉर्म यानी कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे फिर से मिलूंगी इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।